गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसी क्लास में हमने जूल थॉमसन प्रभाव का अध्ययन किया और इसका हमने निष्कर्ष के रूप में क्या पाया कि यहाँ पर जूल थॉमसन प्रयोग में रुद्धोष्म अवस्था में यदि गैसों को एक सलंडर डार्ट से होकर उच्च दाब से निर्वात या निम्न दाब की ओर प्रवाहित किया जाता है तो गैस के ताप में कमी होती है और यह प्रभाव जूल थॉमसन प्रभाव या शीतलन प्रभाव कहलाता है। और इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि ताप में जो अंतर है, जो ताप में जो कमी है, वह दाब में कमी के समानुपाती होती है। ये हम देख चुके हैं ये प्रयोग को। और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, ये प्रयोग का हमने जो है ये चित्र देखा, इसका अंदर V1 P1 जो है प्रयोग से पूर्व की स्थिति है और V2 P2 प्रसारण के बाद की स्थिति है। और यहाँ पर रुद्धोष्म परिस्थिति के अंदर जो है ये प्रयोग किया गया और इसका अंदर पाया गया कि ताप में कमी होती है। और इसका निष्कर्ष निकलता है रुद्धोष्म परिस्थिति का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एंथैल्पी में परिवर्तन है उसका मान शून्य है, डेल्टा इसका मान शून्य है। और जैसा हमने पिछली क्लास में बताया कि वास्तविक गैस के रुद्धोष्म प्रसार होने पर तंत्र की एंथैल्पी स्थिर अर्थात अपरिवर्तित रहती है, न कि आंतरिक ऊर्जा। क्योंकि जूल के प्रयोग में ताप स्थिर पाया गया था और उसका अंदर हमने ये बताया कि जो आंतरिक ऊर्जा है वह केवल ताप का फलन होती है। और इसके आधार पर यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू 0 के आधार पर हम जूल थॉमसन गुणांक की गणना कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी तंत्र की एंथैल्पी उसके ताप व दाब का फलन होती है, ये हम पहले जानते हैं। अतः यदि किसी गैस के प्रसारण से उसके ताप में कमी dt तथा दाब में कमी dp हो तो एंथैल्पी में हुआ परिवर्तन निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। ये आंशिक अवकलन पद्धति के द्वारा हम ये dh का मान निकाल सकते हैं। तो पहले पद में दाब को स्थिर रखते हैं और ताप परिवर्तन के साथ में एंथैल्पी परिवर्तन की गणना करते हैं और दूसरे पद में ताप स्थिर रखते हुए दाब परिवर्तन के साथ में एंथैल्पी परिवर्तन की गणना करते हैं। और यहाँ पर dH/dt एट कॉन्स्टेंट P स्थिर दाब पर ताप के साथ एंथैल्पी परिवर्तन की दर है तथा dH/dP एट कॉन्स्टेंट T स्थिर ताप पर दाब के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन की दर है। और जब हम ये मान रखते हैं तो यहाँ पर जो पहला पद है कौन सा है, स्थिर दाब पर ताप परिवर्तन के साथ में एंथैल्पी परिवर्तन, इसको हम कहते हैं ऊष्माधारिता। स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता जिसको हम Cp के द्वारा दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हमने Cp रख दिया और बाकी पद एज इट इज है, ठीक है। परंतु जैसा हमने देखा प्रयोग में जूल थॉमसन प्रयोग के अनुसार एंथैल्पी स्थिर रहती है, अतः dH का मान शून्य। तो समीकरण 54 से यहाँ पर जो है dH का मान शून्य रखते हैं तो ये क्या प्राप्त हो गया समीकरण हमको, ये समीकरण प्राप्त हो गया Cp इंटू dt प्लस dH/dP एट कॉन्स्टेंट T dP बराबर शून्य, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो dt इस पद को जो है हम लेफ्ट में रखते हैं और इसको राइट में लेते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर dt/dP एट कॉन्स्टेंट h, क्योंकि ये प्रक्रम स्थिर एंथैल्पी है, स्थिर एंथैल्पी के ऊपर किया गया है। तो dt/dP एट कॉन्स्टेंट h इक्वल टू माइनस dH/dP एट कॉन्स्टेंट t, ये आपके जो है राइट में चले गया, माइनस का चिन्ह आ गया इधर आने पर और Cp का भाग इसमें लग जाता है। तो ये पद हमको प्राप्त होता है, या इसको हम लिख सकते हैं कि अब यहाँ पर ये जो पद है स्थिर एंथैल्पी पर दाब परिवर्तन के साथ में ताप में परिवर्तन, ये है आपके जूल थॉमसन गुणांक। और इसका मान कितना हो गया, इक्वल टू -1/Cp dH/dP एट कॉन्स्टेंट T। तो यहाँ पर जो है इसको हमने इस प्रकार से भी लिख सकते हैं समीकरण 55। और यहाँ पर स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर जूल थॉमसन गुणांक कहलाता है और इसे μJT के द्वारा व्यक्त किया जाता है, या μJT इक्वल टू स्थिर एंथैल्पी पर दाब परिवर्तन के साथ में ताप में परिवर्तन। और यही हमने प्रयोग में पाया था और यहाँ पर इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं तो इसका मान जो है जैसा आपको बताया था समीकरण 57 में, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ठीक है। μJT इक्वल टू -1/Cp dH/dP एट कॉन्स्टेंट T। यदि μJT के मान को दाब की परास में स्थिर मान लिया जाए तो समीकरण 55 को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं, μJT को तो लिख रहे हैं हम dt/dP यानी दाब परिवर्तन के कारण से जो ताप में परिवर्तन हुआ ये हम माप सकते हैं, प्रयोग में जो है उपकरण के द्वारा माप सकते हैं। ये इक्वल टू हो गया आपके माइनस dH/dP एट कॉन्स्टेंट T बाई Cp। और इस प्रकार से यहाँ पर ताप में परिवर्तन और दाब में परिवर्तन को हम माप सकते हैं, ये यहाँ लिखा गया है इस प्रकार से, ठीक है। और आगे
इसको जो है यहाँ पर डेल्टा टी प्रसार द्वारा ताप में हुई कमी तथा डेल्टा पी दाब में अंतर है। dt का मान प्रयोग द्वारा चित्र में दिखाए गए थर्मामीटर द्वारा याद कर लिया जाता है। संलग्न पात्र के दोनों ओर दाब मापक या प्रेशर गेज द्वारा मापकर डेल्टा पी का मान ज्ञात किया जाता है। यदि गैस की स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिता Cp का मान ज्ञात हो तो dH/dP एट कांस्टेंट T का मान ज्ञात किया जा सकता है, प्रायोगिक तौर पर ज्ञात कर सकते हैं। अब हम यहाँ गणना कर रहे हैं आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक का मान क्या होगा। समीकरण 57 से μJT इक्वल टू -1/Cp dH/dP एट कांस्टेंट T। अब यहाँ पर क्या है कि जैसा हम जानते हैं कि जो एंथैल्पी H वह आंतरिक ऊर्जा और दाब आयतन कार्य का योग होता है, यानी H इक्वल टू E प्लस PV। ये मान हम DH बराबर रखते हैं तो यहाँ क्या प्राप्त होता है, μJT इक्वल टू -1/Cp डी ई प्लस PV/dP एट कांस्टेंट T। और यहाँ पर ये जो है इसको यहाँ जो ये पद है इसको हम जो है dV के द्वारा ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ये dV। तो हमको पद प्राप्त होता है dE/dV एट कांस्टेंट T इंटू dV/dP एट कांस्टेंट T प्लस ये PV एज इट इज डी PV/dP एट कांस्टेंट T। अब यहाँ पर जो पहला पद है, कौन सा पद है, ये वाला जो पद है, यहाँ पर जो है इसका मान शून्य होता है आदर्श गैस के लिए। ये शून्य क्यों होता है, जूल ने प्रयोग में बताया कि स्थिर ताप के ऊपर T का मान स्थिर ताप के ऊपर आयतन परिवर्तन के साथ में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान शून्य होता है, अर्थात आंतरिक ऊर्जा केवल ताप का फलन होती है, इसलिए यहाँ पर ये पद शून्य होगा। अगर ये पद शून्य होगा तो दोनों का गुणांक यानी dE/dV एट कांस्टेंट T और dV/dP एट कांस्टेंट T, यानी यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा जो आपका पद है इसका मान शून्य होगा। अब ये शून्य हो गया। और दूसरा, स्थिर ताप पर PV स्थिर है, अर्थात जो दूसरा पद है dPV/dP एट कांस्टेंट T, इसका मान भी शून्य होगा। तो इस प्रकार से समीकरण 59 में उपरोक्त शर्त लगाने पर, ये समीकरण आपको 59 में उपरोक्त शर्त लगाने पर μJT का मान शून्य प्राप्त होता है, अर्थात आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक का मान शून्य होता है। आदर्श गैस में वान डेर वाल्स बल नगण्य होते हैं, अतः आदर्श गैस के प्रसारण में जूल थॉम्सन प्रभाव शून्य होता है। ऐसा वास्तव में पाया भी जाता है, प्रयोग में हम देखते हैं, लेकिन आदर्श स्थितियाँ उत्पन्न करके। जैसे जैसे गैस आदर्श व्यवहार की ओर अग्रसर होती है जूल थॉम्सन प्रभाव कम होता जाता है, अर्थात जैसे जैसे गैस का व्यवहार आदर्श होता जाएगा वैसे वैसे जो ताप में परिवर्तन है, ताप में कमी का मान जो है कम होता जाएगा और अंत में वह शून्य हो जाएगा। ताप में कमी शून्य आएगी, इसका मतलब क्या है कि गैस का आचरण बिल्कुल आदर्श हो गया है। लेकिन जैसे ही आदर्श आचरण से विचलन होता है तो जो शीतलन प्रभाव है, dt का मान जो है आपको पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है, वह नेगेटिव भी प्राप्त हो सकता है। तो जब हम इसको वास्तविक गैस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वास्तविक गैस के ऊपर अप्लाई करने पर इसका अंदर एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है जिसको हम व्युत्क्रमण ताप कहते हैं, अर्थात जहाँ पर जो है इस गुणांक का मान जो है शून्य हो जाता है और उससे कम या ज़्यादा के ऊपर जो है शीतलन प्रभाव पॉजिटिव या नेगेटिव प्राप्त होता है। इसको हम अगली क्लास में विस्तार से देखते हैं।